एपिसोड 17 ये नफरत कभी मोहब्बत में बदलना नहीं चाहिए। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। विद्युत ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। गुरूर की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और वो विद्युत की आंखों में गौर से देखने लगी। विद्युत भी उसकी आंखों में गौर से देख रहा था। बारिश की बूंदें उन्हें भिगो रही थी, लेकिन इस वक्त वो उसके होठों को अपने होठों से पिए जा रहा था। तभी उसके बाइट करने से गुरूर को दर्द का एहसास हुआ और वो जैसे ही अपने होश में वापस आए, उसने दूसरे पल विद्युत को जोर से खुद से दूर धक्का दे दिया। विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से उसे घूरने लगा। गुरूर अपने होठों को साफ करते हुए गुस्से से बोली, डोंट टच मी। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। आई रियली हेट यू। ये कहकर वो अंदर जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसे कसकर पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोला, किस बात की नफरत करती हो तुम मुझसे? गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, सिर्फ एक बात नहीं है, ऐसी हजारों बात है जिससे मैं तुमसे नफरत करती हूं और तुम मेरे प्यार के कभी लायक नहीं बनोगे। इसलिए मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये कहकर उसने एक बार फिर से विद्युत को खुद से दूर धक्का देना चाहा, लेकिन विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे मोड़ते हुए उसके पीठ से लगा दिया। गुरूर का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया और विद्युत उसकी आंखों में अपने लिए नफरत से देखने लगा। उसकी आंखों में मौजूद नफरत को देखते हुए वो शैतानी आवाज में बोला, यही नफरत देखना चाहता हूं मैं तुम्हारी आंखों में और जिंदगी भर देखना चाहता हूं। रिमेंबर दैट, ये नफरत कभी मोहब्बत में बदलना नहीं चाहिए, वरना सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें तब होगी जब ये नफरत मोहब्बत में बदलेगी। ये कहते हुए उसने गुरूर को अब खुद से दूर झटक दिया और वो वहां से बाहर निकल गया। गुरूर 2 कदम लड़खड़ा गई। वो गुस्से से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी ये नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी, समझे तुम? ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाए, लेकिन विद्युत अब तक जा चुका था। गुरूर वही फिर से बारिश में खड़ी हो गई और अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने खुद से कहा, क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? वो इंसान क्यों दे रहा है मुझे इस तरह तकलीफ? सबसे पहले बिना वजह मेरी जिंदगी में आया, जबरदस्ती मुझे मेरे वजूद से मिलाया और अब इस तरह मेरे करीब आकर मेरी नफरत को चैलेंज कर रहा है। मेरी जिंदगी क्यों सब लड़कियों की तरह आसान नहीं है जो मुझे सिर्फ कैद मिलती है? ये कहते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में फिर से गलत गलत ख्याल आने लगे। उसने नीचे देखते हुए खुद से कहा, मुझे यहां से कूद जाना चाहिए। मुझे अभी के अभी अपनी जान दे देनी चाहिए। हाँ, शायद एक बार मैंने अपनी जान दे दी तो मैं सभी प्रॉब्लम से रिहा हो जाऊंगी। सिर्फ जब तक मेरे अंदर ये सांसें चल रही है तभी तक इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक बार मैं मर गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मुझे अभी के अभी अपनी जान दे देनी चाहिए। ये कहते हुए वो जैसे ही बालकनी से नीचे कूदने को हुई, अचानक से उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे, जिसमें एक लड़की लड़के के खिलखिलाने की आवाज आने लगी। एक लड़के के गुस्से भरी आवाज आने लगी, कभी अपनी मौत को गले मत लगने देना। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये मेरी है और मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी अपने पास संभाल कर रखूंगा। प्रॉमिस करो, तुम कभी मुझसे ना तो दूर जाओगी और ना ही कभी जान देने की कोशिश करोगी। फिर इसके जवाब में वो लड़की भी खिलखिलाते हुए बोली, तुम तो डर गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कभी अपनी जान नहीं दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सारी आवाजें गुरूर के दिमाग में गूंजने लगी और उसे अपना सर भारी महसूस हुआ। वो तुरंत रेलिंग को कसकर पकड़ ली। वो खुद से ही हड़बड़ी के साथ बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे दिमाग में ये कैसी आवाजें गूंज रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इन सब से मैं जुड़ी हुई हूं, लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए उसे अब चक्कर आने लगे। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस रूम के तरफ बढ़ने लगी। उसका सिर घूम रहा था और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसकी आंखें बंद हो गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त विद्युत स्टडी रूम के बालकनी में खड़ा था और वो बारिश को घूरे जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे। उसके हाथों में मौजूद सिगरेट की बड अब पूरी तरह जल चुकी थी और वो अब उसके हाथों को भी जला रही थी, लेकिन उससे विद्युत पर कोई असर नहीं था और वो लगातार बाहर की तरफ घूरे जा रहा था।
तभी अचानक से किसी ने उसके हाथों से उस बर्ड को लेकर फेंक दिया और तुरंत उसके सीने से लगते हुए बोली, क्या हाल बना लिया तुमने अपना, और मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम जब यहाँ आए तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्यों? उस आवाज को सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपने सीने में लगी उस लड़की को घूरने लगा, जो अपनी आंखें बंद करके काफी सुकून के साथ उसके सीने से लगी हुई थी। दूसरे ही पल विद्युत ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके जवाब में उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज हो गए? विद्युत उससे मुंह फेरते हुए बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। ये सुनते ही उसे लड़की के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो वापस आगे बढ़ी और पीछे से विद्युत को हक करते हुए बोली, विद्युत तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे हमें एक दूसरे के लिए अनजान हो, जबकि तुम जानते हो हमारे बीच क्या हुआ है, हम एक दूसरे के लिए क्या है। तभी विद्युत ने उसके हाथों को पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, वो सब हमारा अतीत था। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे मैं आज याद नहीं करना चाहता और तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। ये सुनते ही उस लड़की के भाव बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, विद्युत मुझे अच्छे से पता है तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुमने उससे शादी कर ली है और तुम्हें अब ये पूरा मैसूर मिल चुका है, इसलिए शायद तुम अब मुझे भूल जाओगे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा नाम वैदेही भारद्वाज है और विद्युत वालिया वैदेही भारद्वाज को कभी नहीं भूल सकता, समझे तुम? ये सुनते ही विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, तुम चाइना से कब वापस आए? इसके जवाब में वैदेही ने ड्रॉर से वाइन के 2 ग्लास निकाले और वाइन का बोतल निकालते हुए उसे टेबल पर रख दिया। वो दोनों ग्लास में वाइन डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मैं कल शाम को ही यहाँ वापस आई हूँ और डैड से पता चला कि तुम्हें मैसूर वापस मिल गया, पर इसके बदले तुम्हें अपने बड़े दादाजी की वसीयत में लिखी बातों को पूरा करना था और मुझे खुशी है कि तुमने उन बातों को पूरा भी किया। लेकिन अब जब तुम्हें मैसूर मिल चुका है तो तुम जल्द से जल्द उसे डाइवोर्स दे दो और फिर हम एक हो जाते हैं। ये कहते हुए वैदेही मुस्कुराए और विद्युत की तरफ वाइन ग्लास बढ़ा दी। विद्युत उसकी बात सुनकर उसे कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर उसके हाथ से वाइन का गिलास ले लिया और वाइन पीने लगा। वैदेही भी अपने हाथों में वाइन लेकर मुस्कुराते हुए उसके पास आए और उसके बेहद नजदीक बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली, यू नो वॉट विद्युत, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और सबसे ज्यादा मैंने तुम्हारी करीबी को मिस किया। ये कहते हुए वो विद्युत के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। विद्युत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो बस खामोशी से वाइन पीता रहा। तभी वैदेही ध्यान से विद्युत को देखते हुए बोली, विद्युत क्या बात है, तुम मुझे कुछ अपसेट लग रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? कहीं उस लड़की की वजह से तो तुम अपसेट नहीं हो? तभी विद्युत ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वैदेही गौर से विद्युत को घूरते हुए बोली, विद्युत मुझे तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो, कहीं तुम सब कुछ भूल तो नहीं गए? विद्युत मैं तुम्हें एक बात याद दिला देती हूँ, तुमने उस लड़की से सिर्फ इस मैसूर को वापस हासिल करने के लिए ही शादी की है। इसके अलावा तुम ना तो उसे लड़की को पसंद करते हो और ना ही उसका तुमसे कोई लेना है। इसलिए तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे डिवोर्स दे दो, जिससे हम दोनों एक हो सके। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और विद्युत के गाल पर किस करते हुए वाइन पीने लगी। विद्युत ने हाथों की मुठ्ठियां बना ली पर वो खामोश रहा। अगली सुबह डाइनिंग एरिया में इस वक्त किचन में गुरूर सुष्मिता जी को घूर रही थी और चिढ़कर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। सुष्मिता जी ने आज उसे लगभग जबरदस्ती एक पीच कलर की सिल्क साड़ी पहना दी थी। गुरूर की पर्सनैलिटी साड़ी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी पतली सी कमर पर बांधी साड़ी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था और वो सुष्मिता जी को घूर रही थी। तभी सुष्मिता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, गुरूर बेटा देखो, मुझे पता है कि तुम्हें साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज मेहमान आने वाले हैं और आज ही तुम्हारे और विद्युत की शादी के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। अगर तुम उनके सामने ऐसे शॉर्ट्स पहनकर घूमोगी तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए सिर्फ आज की बात है, कल तुम्हें जो मन है तुम वो पहन सकती हो। ये कहते हुए वो फिर चुप हो गईं। लेकिन ये सुनते ही गुरूर ने भड़कते हुए कहा, आप मुझसे बड़ी है इसलिए मैं आपकी थोड़ी बहुत इज्जत कर लेती हूँ, वरना जिस तरह आपने आज मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसे देखते हुए मेरे दिल में आपके लिए वो थोड़ी बहुत इज्जत भी जा चुकी है। ये सुनकर सुष्मिता जी उदास हो गई। लेकिन तभी एक गुस्से भरी आवाज आई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुष्मिता आंटी से ऐसी बदतमीजी से बात करने की?
किसी अनजान लड़की की आवाज सुनकर गुरूर ने अपना सर घुमाया और वो गेट की तरफ देखने लगी। वही सुष्मिता जी ने भी गेट की तरफ देखती हैं, जहां वैदेही गुस्से के साथ खड़ी थी। वैदेही को देखते ही एक पल के लिए गुरूर बिल्कुल खामोश हो गई। वैदेही उसके मुकाबले काफी ज्यादा खूबसूरत और मेच्योर थी। गुरूर बस एकटक वैदेही को देखने लगी। वही वैदेही गुस्से के साथ अंदर आए। वो गुरूर की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अभी के अभी सुष्मिता आंटी से माफी मांगो। वो इस घर की बड़ी है और तुमसे भी बड़ी है। तुम इस तरह उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। ये सुनकर फिर गुरूर भी अपने सेंस में वापस आए और चिढ़कर बोली, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और मैं भला इनसे क्यों माफी मांगूं? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। जबरदस्ती मुझे ये साड़ी पहनाई, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वैदेही ने गुरूर से गुस्से के साथ कहा, तुम इस खानदान की बहू हो, तुम्हें इसे पहनना ही होगा। लेकिन फिक्र मत करो, सिर्फ एक हफ्ते की ही बात है। उसके बाद तुम अगर बिकनी पहनकर भी घूमोगी तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सुनते ही गुरूर चिढ़ गई और गुस्से के साथ बोली, आप है कौन और आप मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हैं? मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसी तरह मुझसे बात करेंगे तो शायद मैं आपकी रिस्पेक्ट ना करूँ। ये सुनकर वैदेही ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी रिस्पेक्ट मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस घर में मौजूद हर कोई मेरी रेस्पेक्ट करता है। यही काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए वो फिर सुष्मिता जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी विद्युत डाइनिंग एरिया में आ चुका है। मैं उसके लिए उसकी फेवरेट कोल्ड कॉफी बनाने जा रही हूँ। आप बाहर चली जाए। ये सुनकर सुष्मिता जी ने ना चाहते हुए भी अपना सर हिलाया और वो गुरूर से धीरे से बोली, गुरूर बेटा चलो नाश्ता कर लो। लेकिन गुरूर ने जब वैदेही के मुंह ये सारी बातें सुनी तो उसने कंफ्यूजन और नासमझी में कहा, लेकिन आंटी ये है कौन? मैं इसे नहीं जानती और ये विद्युत के लिए कोल्ड कॉफी क्यों बना रही है? वो तो आप बनाती हैं ना। सुष्मिता जी ने धीरे से उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, बेटा एक्चुअली ये वैदेही है, विद्युत के बचपन की दोस्त, और विद्युत तुम्हारे आने से पहले इसे ही पसंद करता था और वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन वसीयत के हिसाब से उसे तुमसे शादी करनी थी, इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली। और वैदेही हमेशा से यही रहा करती थी और उसे पता है कि विद्युत क्या खाता पीता है, उसे क्या पसंद नापसंद है, और विद्युत वैदेही के साथ खुश भी रहता है। इसलिए हम उनके बीच नहीं बोलते और अभी तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें भी इनके बीच नहीं बोलना चाहिए। ये सब सुनकर गुरूर हैरान थी और वो अब तक बाहर आ चुकी थी। इस वक्त विद्युत हेड चेयर पर बैठा अपने टैब में कुछ मेल पढ़ रहा था। गुरूर एकटक विद्युत को घूरने लगी और फिर उसकी नज़र किचन में वैदेही पर गई, जो मुस्कुराते हुए विद्युत के लिए कॉफी बना रही थी। ये सब देखकर गुरूर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गई। लेकिन उसके बैठते ही विद्युत ने अपनी नजरें उसके तरफ घुमाई। वो सर्द आवाज में बोला, तुम यहाँ की नौकरानी हो, क्या तुम भूल गई? ये सुनते ही गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है और आज का ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया है। तभी सुष्मिता जी भी जल्दबाजी के साथ बोली, हाँ विद्युत बेटा, गुरूर ने ही ब्रेकफास्ट बनाया है और आज मैंने इसे बहुत कुछ सिखाया भी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये कहते हुए वो अभी गुरूर का बनाया ब्रेकफास्ट विद्युत के प्लेट में सर्व करती, उससे पहले ही बाहर वैदेही अपने हाथों में ब्रेकफास्ट का प्लेट और कॉफी मग लेकर आते हुए बोली, रहने दीजिए आंटी, आज से विद्युत को ये बेकार सा नाश्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए अब मैं ही अपने विद्युत के लिए ये सब बनाऊंगी। ये कैसे हुई? उसने विद्युत को अपना बनाया हुआ नाश्ता सर्व किया। वही उसकी ये सारी बातें सुनते ही गुरूर के भाव बदल गए और वो गुस्से के साथ हो वैदेही और विद्युत को देखने लगे। वैदेही बिल्कुल विद्युत के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई थी और इस वक्त वो उसके प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। वही सुष्मिता जी ये सुनकर रुक गई और वो वापस गुरूर को देखने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, क्योंकि जिस तरह वैदेही विद्युत पर गुरूर के सामने अपना हक दिख रही है, एक बीवी होने के नाते गुरूर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? अभी वो ये कह रही थी कि तभी गुरूर अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए वहां से उठते हुए बोली, इतना प्यार मुझसे देखा नहीं जाएगा और आज आप दोनों का प्यार देखकर मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहते हुए वो विद्युत और वैदेही को घूरी और वहां से गुस्से के साथ ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। विद्युत ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और वो उसे जाते हुए देखता रहा। क्या होगा अब वैदेही के आ जाने से? क्या गुरूर और विद्युत होंगे अलग? अंडरस्कोर
आज मैं तुम्हारी बाहों में समाकर खुद को पूरी करना चाहती हूँ। अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजिन लड़कियां पसंद है। पर शायद तुम वजिन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजिन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजिन हूं। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजिन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 18 मुझे तुम्हारी आदत है। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे सुष्मिता जी गुरूर को इस तरह जाते देख विद्युत की तरफ देखते हुए बोली, विद्युत बेटा मुझे लगता है गुरूर नाराज हो गई है। तभी इसका जवाब वैदेही देते हुए बोली, तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो इस घर की बहू है, कोई बेटी नहीं जिसके नाराज होने से आप इतना ज्यादा परेशान हो गई हैं, और आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी वो मुझे सिर्फ बदतमीज ही नजर आए। तभी विद्युत अपनी जगह से उठते हुए वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। विद्युत को इस तरह बिना नाश्ता किए जाते देख वैदेही तुरंत पीछे से रोकते हुए बोली, विद्युत कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। इसके जवाब में विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा, मैं ऑफिस में कर लूंगा। ये कहते हुए वो वहां से बाहर चला गया और वही वैदेही गुस्से के साथ बोली, ये सब उस गुरूर की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से ही विद्युत ने नाश्ता नहीं किया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ सीधे गुरूर के कमरे की तरफ बढ़ गई। वही सुष्मिता उसे इस तरह जाते देख परेशान आवाज में बोली, हे भगवान, अब पता नहीं क्या होने वाला है। वैदेही को शायद विद्युत गुरूर के बीच नहीं आना चाहिए। बचपन की बात और थी, लेकिन अब विद्युत और गुरूर पति पत्नी है और पति पत्नी के बीच इस तरह तीसरे का आना सिर्फ रिश्ते को खराब करता है। ये सोचते हुए सुष्मिता जी नीलेश के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर गुरूर गुस्से से कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी और वो झुंझलाते हुए बोली, इन लोगों ने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? सबसे पहले तो जबरदस्ती इस घर में रखा हुआ है और मेरे सामने ऐसे दिखावा कर रहे हैं। और वो विद्युत इतना घटिया कैसे हो सकता है? जब उसके पास वो वैदेही थी तब उसने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसे तो मैं मार देना चाहती हूँ। मैं इसे जहर दे दूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से वहां रखे फ्लावर पॉट को तोड़ने लगी। पर तभी उस कमरे के अंदर वैदेही आते हुए बोली, गुरूर बंद करो अपनी ये हरकतें। वैदेही की आवाज सुनते ही गुरूर जो टेबल तोड़ने जा रही थी वो रुक गई और गुस्से के साथ वैदेही को देखने लगी। तभी वैदेही घमंड के साथ गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से मेरा विद्युत आज बिना नाश्ता किए चला गया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और सारा दिन तुम ना तो खाना खाओगे और ना ही पानी का एक खुद पियोगी। गुरूर जो वैदेही को गुस्से से देख रही थी वो अब हंसने लगी। उसे हंसते देख वैदेही को कुछ समझ नहीं आया और गुरूर हंसते हुए उसके पास आने लगी। वैदेही को गुरूर से कुछ अजीब वाइब आई, जिस वजह से वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? गुरूर हंसते हुए वैदेही के सामने आकर खड़ी हो गई और वैदेही की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। उसके मुंह से ये सुनते ही वैदेही के भाव बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? मैं तुमसे बड़ी हूं, इसलिए मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। लेकिन गुरूर ने हंसते हुए कहा, बड़ी माय फुट, मेरे लिए मेरे डैड भी मायने नहीं रखते तो फिर तुम क्या हो? तुमसे मैंने 2 पल रिस्पेक्ट से बात क्या कर ली, तुम्हें तो लगा कि मैंने तुम्हें अपना बाप बना लिया। उसके मुंह से ऐसी बदतमीजी सुनते ही वैदेही गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जस्ट शट अप गुरूर, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इसके जवाब में गुरूर अकड़ के साथ बोली, बकवास नहीं रियलिटी बता रही हूं मैं। तुम सिर्फ विद्युत वालिया की बचपन की दोस्त हो, इसके अलावा यू आर नथिंग टू मी। तुम्हारी मेरे आगे कोई औकात नहीं है।
मैं गुरूर माथुर हूं और तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने आप से 10 कदम पीछे रखती हूं, इसलिए मुझे ऑर्डर देना बंद करो, क्योंकि मैं यहां तुम सबके ऑर्डर को सहने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि मैं यहां से भगाने के लिए आई हूं, क्योंकि मुझे यहां जबरदस्ती रखा गया है। ये सारी बातें सुनकर अब वैदेही कुछ पल के लिए खामोश हो गई और वो ध्यान से गुरूर को देखते हुए बोली, तो तुम खुद इस रिश्ते से भागना चाहती हो? इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, ऑफ कोर्स मुझे उस विद्युत वालिया से नफरत है। मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है और बहुत जल्द मैं उसकी कैद से भाग जाऊंगी। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? लेकिन तभी वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें यहाँ से भागना था तो तुमने इसके बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ये सुनकर गुरूर अब नासमझी में वैदेही को घूरते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम कौन सा मेरी हेल्प कर देती? तुम भी तो उस विद्युत वालिया की दोस्त हो और मुझे लगता है दोस्त से कुछ ज्यादा ही हो। ये कहते हुए गुरूर शक की नजरों से वैदेही को घूरने लगी। तभी वैदेही मुस्कुराए और बोली, तुमने सही कहा, मैं विद्युत की दोस्त से भी ज्यादा हूं। लेकिन मुझे इस रिश्ते का नाम तब मुझे मिलेगा जब तुम उसकी जिंदगी से दूर जाओगी, और अब जब तुम खुद ही उसकी जिंदगी से बाहर जाना चाहती हो तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर अब गुरूर अपने हाथ फोल्ड करते हुए घमंड से बोली, तो तुम अभी प्लानिंग करने वाली थी मुझे विद्युत की जिंदगी से दूर करने की? इसके जवाब में वैदेही ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल फेंकने की प्लानिंग करने वाली थी, पर अब जब तुम खुद ही उसकी जिंदगी से वापस जाना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विद्युत के करीब जाने की कोशिश मत करना। ये सुनते ही गुरूर ने अब गुस्से के साथ कहा, वो फटीचर है, उसकी मेरे आगे दो कौड़ी की भी औकात नहीं है और ना ही तुम मेरे लिए मैटर करती हो। मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। तभी वैदेही ने गुस्से के साथ उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, कितनी बदतमीज हो तुम, कितना गुरूर है तुम्हारे अंदर। तभी गुस्से के साथ गुरूर ने वैदेही के हाथ को झटका और उसके हाथ को लगभग मोड़ते हुए गुस्से के साथ बोली, घमंड तो मेरे अंदर पैदाइशी थी और इस घमंड को छूने की औकात तुम नहीं रखती, इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो, और तुम्हें अगर उस फटीचर विद्युत से चिपकना है तो तुम जाकर उससे चिपको, लेकिन मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उसने गुस्से के साथ वैदेही को खुद से दूर धक्का दे दिया। वैदेही 2 कदम पीछे हो गई। दूसरे ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, गुरूर तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मरना तो मैं खुद भी चाहती हूं, अगर तुम्हारे औकात में हो तो मार डालो मुझे। लेकिन गुरूर कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लो क्वालिटी वाली लड़की के हाथों क्यों मरूं? अगर मुझे खुद को मारना है तो मैं अपने जैसे स्टैंडर्ड वाली लड़की के हाथों से ही मरूंगी, जिससे मुझे मरने में भी सुकून आए। ये कहते हुए वो जाकर सोफे पर बैठ गई और वैदेही को देखकर गहरी सांस लेकर बोली, कुछ देर पहले गुस्से में आकर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तुम नीचे जा रही हो तो सुष्मिता आंटी से कह देना कि वो मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में पहुंचा दे। ये सुनकर वैदेही हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोली, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? गुरूर अपना फोन ऑन करते हुए एटीट्यूड में बोली, कुछ ऐसा ही समझ लो और अब जाओ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ जब ज्यादा कोई मुझसे बात करने लगता है तो। वैदेही दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो विद्युत सबक सिखाएगा, क्योंकि तुमने आज जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी की है इसके बारे में मैं विद्युत से बताऊंगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा। ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गई और वही गुरूर उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपना फोन चलाते हुए बोली, आए बड़ी शेमड़ी कहीं की, खुद के बाप की तो मैं इज्जत करती नहीं हूं, इसे मुझसे इज्जत की उम्मीद है। हाँ, ये कहते हुए वो अपना फोन चलाने लगी और कुछ ही देर में एक नौकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। इधर दूसरी तरफ वालिया ग्रुप का इंडस्ट्रीज सोर्स कैबिन विद्युत इस वक्त ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगरेट की लंबी लंबी कस भर रहा था। उसने अपने टाई की नोट को ढीला किया और सिगरेट की दूसरी बट को जलाया। तभी पीछे से आवाज आई, जब पहले ही तुम्हारा दिल जल रहा है तो फिर इस सिगरेट से अपने दिल को और क्यों जला रहे हो मेरे यार? इस आवाज को सुनकर विद्युत के भाव बदल गए और उसने सख्त आवाज में कहा, तुम सिडनी से कब वापस आए? पीछे खड़ा एक उसी के उम्र का इंसान मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सोचा मेरा दोस्त माइसोर का मालिक बन चुका है तो उसे बधाई दे आऊं, इसलिए आज कुछ ही देर पहले ही मैं यहाँ आया। इसके जवाब में विद्युत वापस सिगरेट पीते हुए बिना भाव के बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो।
वो इंसान मुस्कुराते हुए विद्युत के पास आया और पीछे से कंधे को पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा दिल और दिमाग इस वक्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल पर हावी हो रहा है और दिल तुम्हारा दिमाग पर हावी हो रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग जो कह रहा है वो करना चाहिए। तभी विद्युत ने उस इंसान के हाथ को झटकते हुए गुस्से के साथ कहा, तुम्हें पता है, मेरे सीने में दिल नहीं है और मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनता हूं। ये सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोला, बिना दिल के ही तुम्हारा दिल उसके लिए बेचैन हो रहा है। तुम्हारा दिमाग उससे नफरत करना चाहता है लेकिन तुम्हारा दिल उससे प्यार करने पर मजबूर हो रहा है। तभी विद्युत हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, मैं उस लड़की से नफरत करता हूं। तुम्हें अच्छे से पता है उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता और सबसे बड़ी बात वो खुद भी मुझसे नफरत करती है। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत है, प्यार कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो सीधे अपने चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी वो इंसान मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। ये सुनकर विद्युत के चलते कदम रुक गए और उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और दूसरी पल सर्द आवाज में बोला, क्या तुम काम की बात कर सकते हो? तभी फिर उस इंसान ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और दिमाग को अपने काबू में कर लेना चाहिए। विद्युत लैपटॉप ऑन करते हुए बिना किसी भाव के बोला, मुझे मिस्टर मित्तल की फाइल का पीडीएफ सेंड करो, मैं उस पर अभी से वर्क करना चाहता हूं। ये सुनकर वैभव कुछ सोचकर मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिला दिया। शाम का वक्त, इस वक्त गार्डन को डेको किया गया था। गार्डन का थीम रेड एंड व्हाइट था और पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस वक्त उस वालिया पैलेस के बाहर मीडिया वालों की बारिश हुई थी। चारों तरफ मीडिया वालों ने उस पैलेस को घेर रखा था और न्यूज कवर अप कर रहे थे। इधर नीलेश और सुष्मिता वहां मौजूद आने वाले गेट को अटेंड कर रही थी। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और वही अंदर वैदेही के रूम में वैदेही इस वक्त गुस्से के साथ अपना फोन देख रही थी। तभी उसने कहा, विद्युत आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? सुबह से मैं तुमसे बात करने के लिए परेशान हूं, पर ना तो तुम मेरा कॉल पिक कर रहे हो और ना ही मुझसे मिलने आए। आखिर तुम हो कहाँ? ये कहते हुए वो गुस्से से रूम से बाहर निकल गई। लेकिन तभी उसे एक रूम से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही वैदेही के कदम अपनी जगह रुक गए और वो गुस्से के साथ गुरूर के कमरे की तरफ देखने लगी। कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था और वो अंदर झांकने लगी। लेकिन अंदर का नजारा देखते ही वैदेही के पूरी तरह से भाव बदल गए और वो गुस्से के साथ दांत पीसने लगी। क्योंकि इस वक्त अंदर गुरूर विद्युत को पीछे कर रही थी, लेकिन विद्युत गुरूर को दीवार से सटाते हुए लगातार उसे किस कर रहा था। वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और गुरूर लगातार उसे पीछे करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैंने पहले ही तुमसे मना किया था कि तुम मेरे करीब नहीं आओगे, फिर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? विद्युत उसके गर्दन और गले पर चूमते हुए बोला, हम बेशक दिल से एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हम दोनों का जिस्म एक दूसरे को चाहता है और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। उस रात के बाद से तुम्हारे जिस्म की आदत हो गई है मुझे, और मैं इसे एक बार फिर जीना चाहता हूं। ये कहकर वो उसके होठों पर किस करने लगा। इस वक्त गुरूर के बाल बिखर गए थे। उसके होठों की लिपस्टिक भी पूरी गायब हो चुकी थी और वो विद्युत की बात सुनकर गुस्से से खौलने लगी और दूसरे पल विद्युत को कॉलर से पकड़ते हुए दांत पीसकर बोली, मेरा दिल, दिमाग और जिस्म तीनों ही तुमसे नफरत करता है। मैं अपने जिस्म को भी तुम्हारे आसपास नहीं आने दे सकती, इसलिए दूर हो जाओ मुझसे, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला कर सबको बता दूंगी कि उनका इतना अच्छा और शरीफ बेटा किस तरह बंद करने में अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है। ये सुन विद्युत उसे देखने लगा और फिर सर्द आवाज में बोला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक बनता है ये सब कुछ करने का तुम्हारे साथ। इसके जवाब में गुरूर ने भी उसी लहजे के साथ कहा, तुम गलत कह रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी सिर्फ दुनिया वालों के सामने हूं, बाकी तुम्हारी असली बीवी तो वो वैदेही है जिसके हाथों का तुम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज उसी के पास जाओ, वो ज्यादा बेटर है। ये सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अब उसे घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसके जवाब में गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और गुस्से भरी आवाज आई, विद्युत तुम ये क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनते ही गुरूर तुरंत गेट की तरफ देखने लगी और वहीं विद्युत ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। क्या होगा कभी इन दो दिलों में प्यार?
आप सबको क्या लगता है? अंडरस्को, आज मैं तुम्हारी बाहों में समाकर खुद को पूरी करना चाहती हूँ। अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजिन लड़कियां पसंद है। पर शायद तुम वजिन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजिन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजिन हूँ। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजिन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 19 विद्युत वालिया आई हेट यू। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पत्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। जैसे ही गुरूर ने गेट की तरफ देखा, वहां मौजूद वैदेही को देखकर उसके भाव पूरी तरह गुस्से से भर गए और उसने दूसरे ही पल विद्युत को खुद से दूर धक्का दिया। विद्युत ये देखकर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैदेही जो गुस्से से उबल रही थी, वो विद्युत के पास आते हुए बोली, अंडरस्को, फिर तो तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? इसके जवाब में विद्युत में सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को, वही जो एक पति अपने बीवी के साथ करता है। विद्युत के मुंह से ये सुनकर गुरूर उसे घूरकर देखने लगी तो वही वैदेही का मुंह पूरी तरह काला पड़ गया। उसने दूसरे ही पल कहा, अंडरस्को, विद्युत, तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे अच्छे से पता है तुम इसे अपनी बीवी नहीं मानते। तुमने तो बस इस मायसौर को वापस पाने के लिए इससे शादी की है और ये लड़की भी तुमसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। इसने मुझसे आज ही कहा कि ये बहुत जल्द तुम्हारी कैद से भाग जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह इसके करीब जाने की जरूरत है। तभी ये सुनकर विद्युत गुरूर की तरफ घूरते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरी कैद से भाग सकती हो? गुरूर अपने दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, ऑफ कोर्स, मैं जरूर तुम्हारे कैद से एक दिन भाग कर दिखाऊंगी और इतनी दूर भागूंगी कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। तभी विद्युत टेढ़ा मुस्कुराया और गुरूर के चेहरे को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम अब मेरी कैद से भाग सकती हो। तुम्हारे पैर में मेरे नाम की बेड़ियां बन चुकी है और उन बेड़ियों को तुम कभी रहा नहीं हो पाओगी। गुरूर ने गुस्से के साथ विद्युत के हाथ को अपने चेहरे से झटक दिया और गुस्से से बोली, अंडरस्को, विद्युत वालिया, यू जस्ट वेट एंड वॉच। गुरूर माथुर कैसे तुम्हारे नाक के नीचे से यहां से निकलती है। विद्युत ये सुन उसे घूरकर देखने लगा। तभी वैदेही को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उन दोनों के बीच कोई तीसरी हो। अब उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, विद्युत, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर उसने विद्युत के हाथ को पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगी। गुरूर ये देखकर गुस्से से मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी मिस्ट्रेस की जरूरत है। उसके मुंह से मिस्ट्रेस सुनते ही वैदेही के कदम रुक गए और वही विद्युत से जैसे अपना हाथ छुड़ाती है वैसे ही गुस्से से भड़कते हुए बोली, अंडरस्को, क्या कहा तुमने मुझे? गुरूर ने भी उसी लहजे के साथ कहा, अंडरस्को, वही कहा जो सच है। वैदेही दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, गुरूर माथुर, अगर अब तुमने मुझे दोबारा से मिस्ट्रेस नाम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर गुरूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, सच बहुत कड़वा होता है और आज तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो गया ये तुमसे तुम्हारा सच सुना नहीं जा रहा है और सच यही है कि तुम मेरे पति की मिस्ट्रेस हो। उसके मुंह से मेरे पति सुनकर वैदेही अब पूरी तरह गुस्से से भड़क गई और वो अपना हाथ उठाते हुए सीधे गुरूर की तरफ बढ़ी, लेकिन दूसरे पल विद्युत ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ा। ये देख वैदेही हैरान हो गई और वो तुरंत विद्युत को देखते हुए बोली, अंडरस्को, विद्युत, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये लड़की तुम्हारे सामने मुझे क्या क्या बोल रही है? इसके जुबान पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। विद्युत, छोड़ो मुझे, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। तभी विद्युत ने उसके हाथ को दूर झटका और सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, वो मेरी बीवी है और इसके ऊपर तुम ना तो अपनी आवाज और ना ही हाथ उठाओगी, गॉट इट?
ये सुनते ही वैदेही पूरी तरह हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत उसे ऐसी बात बोल रहा था और वो अभी कुछ कहती है, उससे पहले ही विद्युत उसे खींचते हुए रूम से बाहर लेकर चला गया। इधर गुरूर ये सब देखते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को, इस विद्युत को क्या लगता है ये मेरी साइड लेकर मेरा दिल जीत लेगा? मुझे अच्छे से पता है इसका कैरेक्टर क्या है, लेकिन मुझे अब यहाँ से जल्द बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मेरे जाने के बाद ये विद्युत और वैदेही, इन दोनों का जो मन आए ये दोनों वो कर सकते हैं। ये कहते हुए वो सीधे क्लोजेट में चली गई। इधर नीचे अब सभी विद्युत और गुरूर का वेट कर रहे थे। तभी नीलेश ने सुष्मिता जी से कहा, अंडरस्को, जाओ जाकर देखो वो दोनों तैयार हुई या नहीं। सारे मेहमान उन्हें पूछ रहे हैं और मीडिया वाले भी कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो गए हैं। ये सुनकर सुष्मिता जी ने अपना सर हिलाया और वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी वहां पर उनकी नजर गई, जहां से राजनेश और विनय अंदर की तरफ आ रहे थे। सुष्मिता जी के कदम रुक गए और वो नीलेश की तरफ इशारा करने लगी। नीलेश ने भी राजनेश और विनय को देखा। उनको देखते ही उनके भी भाव बदल गए। वहीं राजनेश उनकी तरफ बढ़ा और बोला, अंडरस्को, नमस्कार छोटे दादा साहब। नीलेश ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, हमने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था। इसके जवाब में राजनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ मुझे पता है आपने हमें नहीं बुलाया, लेकिन आप बोल रहे हैं हम एक दूसरे का परिवार है और परिवार वालों को आमंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि वो तो अपने खुशी से यहाँ आते हैं। ये सुनकर नीलेश ने कहा, अंडरस्को, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ हमारी खुशी में शामिल होने नहीं आए हो, बल्कि तुम हमारी खुशियों पर नजर लगाने आए हो। राजनेश हंसते हुए बोला, अंडरस्को, बहुत सही पहचाना आपने। मैं यहाँ आप सबकी खुशियों पर नजर लगने ही आया हूँ, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आपके परपोते विद्युत में गुरूर के साथ जबरदस्ती शादी की है। ये सुनते ही नीलेश और सुष्मिता दोनों हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगे और सुष्मिता ने तुरंत कहा, अंडरस्को, ये सब सिर्फ तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए एक दूसरे से शादी किए हैं। तभी राजनेश ने कहा, अंडरस्को, अगर विद्युत गुरूर से प्यार करता है तो वैदेही का क्या? वैदेही का जिक्र आते ही नीलेश ने कहा, अंडरस्को, वैदेही सिर्फ उसके बचपन की दोस्त है। विद्युत ने कभी वैदेही से प्यार नहीं किया। ये सुनकर राजनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, आप गलत कह रहे हैं। विद्युत और वैदेही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैदेही इसीलिए यहाँ वापस आए हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द विद्युत से शादी करने वाली है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ये बात खुद वैदेही से पूछ सकते हैं। ये सुनकर अब नीलेश और भी ज्यादा हैरान हो गए और वही सुष्मिता जी भी हिचकिचाने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता थी। तभी विनय ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंडरस्को, देखिए भाई साहब, मुझे आप सब से कोई दुश्मनी नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेरी बेटी से मतलब है। मुझे मेरी बेटी दे दीजिए, मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा। वो वैसे भी बहुत जिद्दी है और हर एक बात में उल्टे जवाब देती है। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। मैं आप सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आया। प्लीज मेरी बेटी को मुझे वापस कर दीजिए। तभी नीलेश ने सख्त आवाज में कहा, अंडरस्को, वो अब हमारे घर की बहू है, हम उसे अब कहीं नहीं जाने देंगे। और रही बात पहले वैदेही की, तो वैदेही विद्युत की बचपन की दोस्त है। इसके अलावा वो कभी इस खानदान की बहू नहीं बनेगी। ये कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चले गए। वहीं राजनेश के चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद कुछ मिनिस्टर्स और बिजनेस टाइकून के बीच नीलेश खड़े बात कर रहे थे। तभी बिजनेस टाइकून ने कहा, अंडरस्को, विद्युत कब तक वापस आएंगे? हम उनका कब से इंतजार कर रहे हैं। जब से हमें पता चला है कि उन्होंने शादी कर ली है, तब से हम उनकी बीवी से भी मिलने के लिए बहुत बेकरार है। ये सुनकर नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, वो बस आता ही होगा। उन्होंने अभी ये कहा ही था कि तभी गेट की तरफ हलचल सुनाई दी। सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां मीडिया वाले जा चुके थे और जहां से इस वक्त विद्युत गुरूर के हाथ को अपने हाथों में लिए अंदर की तरफ बढ़ रहा था। विद्युत ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और वही गुरूर ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। इस वक्त वो विद्युत की पर्सनैलिटी को पूरी तरह मैच कर रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और लाइट मेकअप के साथ वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। सभी एक तक उसे ही देखे जा रहे थे और वही उसके चेहरे पर भी एक फीकी सी स्माइल थी। विनय अपनी बेटी को विद्युत के साथ देखकर नम आवाज में बोले, अंडरस्को, काश मैं अपनी बेटी को वापस हासिल कर पाता। मुझे अच्छे से पता है इस मुस्कुराहट के पीछे तुमने कितना डर छुपाया है गुरूर। वही राजनेश भी गुरूर और विद्युत को घूरे जा रहे थे।
तभी विद्युत गुरूर को लेकर अंदर हाल गार्डन की तरफ बढ़ते हुए धीरे से कहा, अंडरस्कोर, यहाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उनसे तुम्हें तमीज से पेश आना होगा और अगर तुमने गलती से भी उनसे बदतमीजी की तो तुम जानती हो आगे क्या होगा। तभी गुरूर ने विद्युत के हथेली पर अपने लंबे नेल्स को जोर से गड़ाए और दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्कोर, बात बात पर मुझे धमकी देना बंद करो। जब मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं जैसी हूं वैसे ही सबसे मिलने वाली हूं, तो तुम मुझे बदलने की कोशिश मत करो। विद्युत ने अपने हथेलियां को एक नज़र देखा जिस पर हल्के खून आने लगे थे, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्कोर, तुम्हारा नाम जंगली बिल्ली होना चाहिए था। हर वक्त हमला करने के लिए तैयार रहती हूँ। ये सुनकर गुरूर अपने दांत दिखाते हुए बोली, अंडरस्कोर, अभी तुमने मेरा हमला देखा ही कहाँ है। मैं ऐसा वार करती हूँ कि दोबारा वो इंसान जिंदा नहीं हो पता और तुम फिक्र मत करो। यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मारकर मैं जरूर जाऊंगी। ये सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने सख्त आवाज में कहा, अंडरस्कोर, क्या तुम्हारे दिमाग में मरने या मारने के अलावा कोई और बातें चलती है? इसके जवाब में गुरूर ने अकड़ में कहा, अंडरस्कोर, नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मरने या मारने की बात ही चलती रहती है, क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी जीने से ज्यादा मरने में सुकून देती है। उसकी ये बात सुनकर विद्युत गौर से उसे देखने लगा और फिर तभी वहां नीलेश और सुष्मिता जी आए, जिनके साथ कुछ और भी गेस्ट आए। सभी अब एक एक करके उन सब से मिलने लगे हैं, लेकिन गुरूर सबसे बेमन से मिल रही थी और वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। सुष्मिता और नीलेश ये नोटिस कर रहे थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। करीब आधे घंटे बाद गुरूर अपने हाथों में जूस का ग्लास लिया और उसे एक ही सांस में पी गई। उसे पीने के बाद उसने वेटर से कहा, अंडरस्कोर, आप एक काम कर सकते हैं। वेटर ने कहा, अंडरस्कोर, जी बताइए मैम। इसके जवाब में गुरूर ने कहा, अंडरस्कोर, मुझे वाइन चाहिए। ये सुनकर वेटर ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्कोर, पर बड़े सर ने आपको शराब या वाइन देने से मना किया है। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ एक नज़र विद्युत को घूरा, जो इस वक्त वैभव और कुछ बिजनेस टाइकून के पास खड़ा था और वो सभी उससे बात कर रहे थे। फिर वेटर को घूरते हुए गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्कोर, तुम्हारे मालिक क्या कहते हैं क्या नहीं, उसे भूल जाओ, पर अभी तुम्हारी मालकिन कह रही है कि उसे वाइन लाकर दो और अब चुपचाप जाओ। मुझे ज्यादा एक्सक्यूज नहीं सुना। ये सुनकर वो वेटर फिर डर गया और चुपचाप वहां से बाहर काउंटर की तरफ बढ़ गया। इधर वैदेही बार काउंटर के पास खड़ी गुस्से से गुरूर को ही घूरे जा रही थी। तभी वेटर ने वाइन का ग्लास उसके लिए लगाया। वैदेही उसके दिमाग में कुछ आया और वो कुछ सोचते हुए अपने पॉकेट से कुछ निकाला और उसने उस वाइन की ग्लास को लेते हुए वेटर से बोली, अंडरस्कोर, ये तुम गुरूर के लिए लेकर जा रहे हो? वेटर ने अपना सर हिलाया तो वैदेही ने उसे लेते हुए कहा, अंडरस्कोर, लाओ इसे, मैं उसे दे दूंगी। ये सुनकर वेटर ने अपना सर हिला दिया और इधर वैदेही उस ड्रिंक को देखकर साथ मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्कोर, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद के ऊपर। अब तुम इस पार्टी में ऐसा हंगामा करने वाली हो जिससे तुम्हारी सरेआम बेइज्जती होगी और कल के हेडलाइन पर तुम आओगी। ये कहते हुए वो उस ड्रिंक को लेकर सीधे गुरूर की तरफ बढ़ गई। वहीं गुरूर अभी भी खड़ी चारों तरफ गौर जा रही थी। तभी वैदेही उसके आगे वाइन की ड्रिंक करते हुए बोली, अंडरस्कोर, ये रही तुम्हारी वाइन। गुरूर उसके हाथ में वाइन का ग्लास देखकर अपनी भवें चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्कोर, क्या तुम यहाँ वेट्रेस का काम कर रही हो? ये सुनते ही वैदेही की स्माइल गायब हो गई और उसने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्कोर, जस्ट शट अप। तुम यहाँ अकेले खड़ी थी इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ सुना रही हो। ये सुनकर गुरूर मुस्कुराए और उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेते हुए बोली, अंडरस्कोर, मुझे लगा शायद मिस्ट्रेस से तुम अब वेट्रेस भी बन गई हो, इसलिए पूछ लिया। ये कहते हुए वो वाइन पीने लगी। वही वैदेही उसे बस खामोशी के साथ देखने लगी। कुछ देर में उसने वाइन खत्म किया तो वैदेही के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अंडरस्कोर, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो विद्युत की तरफ बढ़ गई। उसके मुंह से ये सुनकर गुरूर खुद से बड़बड़ाए, अंडरस्कोर, कितनी अजीब लड़की है, इसे मेरी आज इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और मैं तो अपना ख्याल रखती हूँ। ये कहकर वो दूसरी तरफ जाने लगे, लेकिन इस वक्त उसका सर घूमने लगा और वो तुरंत अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अंडरस्कोर, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ज्यादा शराब पी लिया हो? ये कहते हुए वो आसपास देखने लगी, लेकिन आसपास उसे धुंधला दिखाई देने लगा। ये देखकर गुरूर ने तुरंत कहा, अंडरस्कोर, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे साथ, मुझे जल्द से जल्द रूम में जाना होगा। ये बोल वो अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन कुछ लेडीज ने आकर उसे रोक लिया और उससे बातें करने की कोशिश करने लगी। गुरूर फिर से आसपास देखने लगी।
अब उसका सिर पूरी तरह भारी हो गया था और हैंगओवर उसके ऊपर छा चुका था। वो लेडीज जो इस वक्त गुरूर के साथ खड़ी बात कर रही थी। दूसरे पल गुरूर ने उन सबको जोर से धक्का दिया। वो लेडीज एक साथ ही सीधे जमीन पर जा गिरी और सभी मीडिया वालों के साथ साथ वहां मौजूद इंसान गुरूर को देखने लगे। गुरूर वहां रखे टेबल पर दूसरे पल लड़खड़ाते हुए चढ़ गई और जोर से बोली, अंडरस्को विद्युत वालिया, आई हेट यू। उसकी आवाज जैसे ही विद्युत के कान में गई, विद्युत के भाव पूरी तरह सर्द हो गए और वो अपनी नजरें घुमाते हुए गुरूर को घूरने लगा, जो टेबल पर चढ़कर अब हंसते हुए सभी की तरफ देख रही थी। वही वैदेही गुरूर की ऐसी हालत देखकर शातिर तरीके से मुस्कुरा दिया। तभी गुरूर ने वापस से सबके तरफ देखते हुए जोर से कहा, अंडरस्को लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां मौजूद सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि मैं इस दुनिया की सबसे घमंडी लड़की हूं। लेकिन इस दुनिया में एक और सबसे बड़ा घमंडी इंसान है, जिसका नाम है विद्युत वालिया शेखावत, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती हूं। ये सुनते ही विद्युत के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और वो दांत पीसते हुए सीधे उसके तरफ बढ़ गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 20 नशीली नाइट। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। विद्युत गुस्से के साथ अब गुरूर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी गुरूर विद्युत को देखकर हंसते हुए बोली, देखो सभी यही है वो घमंडी इंसान जिससे मैं नफरत करती हूं और अभी के अभी आप सब इसकी आंखों में घमंड और गुस्सा देख सकते हैं। ये किस तरह मुझे गुस्से से घूर रहा है। ये कोई भूखा भेड़िया मुझे दिख रहा है। अगर ये मुझे अकेले पाएगा तो जैसे मुझे कच्चा निगल जाएगा। ये सुन विद्युत के भाव कठोर हो गए। तो वही विनय, रजनीश, नीलेश, सुष्मिता ये सब कुछ देख रहे थे। विनय ने तुरंत घबराते हुए कहा, गुरूर से शराब हजम नहीं होती। वो जब भी शराब पीती है तो इसी तरह करने लगती है। मुझे उसे संभालना होगा। ये कहकर वो आगे अभी बढ़ ही रहे थे कि तभी रजनीश ने उनके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से के साथ बोला, वो नशे की हालत में जो भी कह रही है सच कह रही है, और अगर तुम अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हो तो जो तमाशा हो रहा है उसे चुपचाप देखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी बेटी नशे की हालत में वो सब कुछ कह रही है जो शायद होशो हवास में नहीं कहती। एक नज़र चारों तरफ देखो, सब ये सब कुछ सुन रहे हैं और मीडिया वाले भी मौजूद हैं। अगर एक बार तुम्हारी बेटी ने कह दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है तो फिर ये मैसूर हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर विनय के कदम रुक गए और अब वो हैरानी के साथ गुरूर को देखने लगे और फिर उनकी नज़र चारों तरफ गई। मीडिया वाले इस वक्त गुरूर की वीडियो और फोटोस निकल रहे थे और वहीं नीलेश और सुष्मिता ये सब देखकर परेशान हो गए। नीलेश ने घबराते हुए कहा, ये गुरूर नशे की हालत में क्या बोले जा रही है। अगर उसने कुछ भी कहा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसे रोकना होगा। लेकिन सुष्मिता ने डरते हुए कहा, पर हम कैसे रोके, आपको तो पता है ना कि वो किसी के रुकने से नहीं रुकती। लेकिन नीलेश ने गुस्से के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आता इसे शराब किसने दिया। ये सुनकर सुष्मिता भी अब ना समझी में अपना सिर हिला दी। वहीं विद्युत उसके पास आया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए सख्त आवाज में बोला, नीचे आओ। गुरूर मुंह में अपनी उंगली डालते हुए पाउट करते हुए क्यूटली बोली, उमम नो, नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। अगर मैं नीचे आई तो तुम मुझे डांटोगे। ये सुनकर विद्युत ने दांत पीसते हुए कहा, तुम नीचे आ रही हो या मैं तुम्हें खुद ऊपर लेने आऊं। ये सुनकर गुरूर अब टेबल के दूसरे कोने की तरफ जाते हुए मुंह फुलाकर बोली, तुम बहुत बुरे हो। अभी तुम्हारी शिकायत मुझे सभी से करनी है। सभी से मुझे बताना है कि तुमने किस तरह मेरे साथ जबरदस्ती शादी की। जैसे उसने ये बात कही, रजनीश के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आने लगी और वही वैदेही के चेहरे पर भी शातिर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन सुष्मिता और नीलेश की सुनकर घबरा गए और गुरूर इसके आगे कुछ भी कहती उससे पहले ही विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़ सीधे अपने करीब खींचा और उसे अपने गोद में उठा लिया। गुरूर तुरंत अपने हाथ पैर गुस्से के साथ चलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। मुझे अभी तुम्हारी सच्चाई बतानी है। तुम कितने ज्यादा बुरे हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम हर वक्त मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हो, अपने ऑर्डर्स मुझ पर थोपते रहते हो। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। डैडी प्लीज इस इंसान से मुझे छुड़ाओ। ये इंसान मॉन्स्टर है। ये कहते हुए वो जोर जोर से विनय की तरफ देखते हुए आवाज लगाने लगी।
लेकिन विद्युत उसे लेकर गुस्से के साथ सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया और वही विनय कसमसाते हुए बोले, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। मेरी बेटी ने नशे की हालत में जो भी कहा वो सब कुछ सच कहा है। मुझे इस विद्युत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो मेरी बेटी के साथ गलत बर्ताव करता है, वो उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। प्लीज रजनीश जी, मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। आपके इस खेल में मेरी मासूम सी बेटी को बहुत तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए विनय की आंखें नम हो गई। तो वही रजनीश ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूं और आज गुरूर ने जो कुछ भी कहा है कल की हेडलाइन के लिए काफी है। अब कल वालिया खानदान की धज्जियां उड़ेगी। ये कहते हुए रजनीश मुस्कुराया और वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। वहीं नीलेश ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब क्या हो गया? मैंने कितना अच्छा सोचा था, लेकिन इस गुरूर ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अब हम मीडिया वालों को कैसे रोकेंगे कल के लिए? तभी सुष्मिता जी ने शांत कराते हुए कहा, डैड फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है विद्युत ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इसके जवाब में नीलेश ने गुस्से के साथ कहा, जल्द से जल्द पहले ये पता लगाओ कि उसे शराब किसने दी। तभी पीछे से वैदेही ने गुस्से के साथ कहा, दादाजी वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसे शराब या जूस में अंतर पता ना हो। उसने खुद से ही ये शराब पिया है। इनफैक्ट मैंने तो उस वेटर से वाइन लाते हुए भी सुना है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उस वेटर से भी पूछ लीजिए। ये सुनते ही नीलेश ने गुस्से के साथ कहा, इस लड़की ने सच में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। पता नहीं कैसे सारी बातें सुलझेगी, लेकिन सबसे पहले मुझे सभी को यहां से भेजना होगा। ये कहते हुए वो दूसरी तरफ बढ़ गए। वही वैदेही अपना सिर ऊपर उठाए और विद्युत के कमरे के तरफ बालकनी से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अब विद्युत सबक सिखाएगा। गुरूर माथुर को बहुत घमंड था ना तुम्हें। अब मेरे विद्युत ने तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखाई तो मेरा नाम भी वैदेही कल करनी नहीं। ये कहते हुए वैदेही मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर आते ही विद्युत ने गुरूर को बेड पर लगभग पटक दिया और गुस्से के साथ बोला, तुमने आज अपनी हद पार कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां ये सब कुछ बकवास करने की? लेकिन गुरूर इस वक्त नशे में पूरी तरह डूबी हुई थी। वो विद्युत की पूरी बातों को इग्नोर करते हुए बेड से उठते हुए नशे में बड़बड़ाई, मुझे और शराब पीना है, मेरे लिए और शराब लेकर आओ। मुझे पूरी तरह आज शराब के नशे में डूब जाना है और फिर तुम्हारी सच्चाई सबको बताना है, जिसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। अपने डैड के साथ में वापस मुंबई जाऊंगी, जहां मैं भले ही खुश तो नहीं रहती थी, लेकिन उस तकलीफ में ही मुझे एक सुकून मिलता था। ये कहते हुए वो बेड से नीचे उतरने लगी। वहीं विद्युत उसकी ये सारी बातें सुनकर वापस उसे बेड पर गुस्से से बिठाते हुए बोला, इनफ, ये ड्रामा करना बंद करो। तुम यहां से कहीं नहीं जा पाओगी और अब अगर तुमने किसी के सामने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुरूर वापस से बेड से उठने की कोशिश करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम मुझे हर वक्त डांटते रहते हो। तुम कहते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मेरे करीब आने की भी कोशिश करते रहते हो। ये कैसी नफरत है तुम्हारी, जहां तुम मुझसे दूर भी नहीं रह सकते और दिल से करीब भी नहीं आते। ये कहते हुए उसने विद्युत को कॉलर से पकड़ लिया। वो इस वक्त ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उसने जैसे विद्युत के कॉलर को पकड़ा, वो दूसरे पल धम्म से बेड पर जा गिरी और विद्युत उसके ऊपर आ गया। गुरूर नशीली आंखों से विद्युत की आंखों में देखने लगी। वहीं विद्युत उसकी ये सारी बातें सुन कुछ पल के लिए खामोश रहा और फिर दूसरे पल गुस्से के साथ बोला, मैं सच में तुमसे नफरत करता हूं और इस नफरत के पीछे की वजह तुमने ही दी है। तभी गुरूर ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्यों करते हो मुझसे नफरत? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं और तुमने अचानक से मुझे अपनी बीवी बना लिया और इस महल में लाकर पटक दिया। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मुझे मेरा सच नहीं बताते, मेरा असली बाप कौन है? ये कहते हुए अब वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर विद्युत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सच अ ड्रामेबाज गर्ल। ये कहते हुए उसने अपने कॉलर को उससे छुड़ाना चाहा, लेकिन गुरूर ने कसकर उसके कलर को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था और वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह विद्युत को अपने करीब किए जा रही थी। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तुम इस वक्त होश में नहीं हो और हमारा इस तरह एक दूसरे के करीब रहना ठीक नहीं है, वरना इसके कुछ देर बाद जो कुछ भी होगा उससे तुम बहुत रिग्रेट करोगी। लेकिन गुरूर विद्युत को अपने और भी ज्यादा नजदीक करते हुए सुबकते हुए बोली, यू नो व्हाट, सब मुझे घमंडी कहते हैं, सबको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूं। मेरे अंदर एटीट्यूड है, लेकिन सबको नहीं पता मैं घमंडी नहीं हूं, बल्कि मुझे घमंडी बनाया गया है।
बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ तकलीफ ही मिली है। डैड बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते थे। वो मुझ पर हाथ उठाया करते थे। मुझे अकेला फील होता था और उस अकेलेपन ने मुझे घमंडी बना दिया। जब मैं बड़ी हुई और फ्रेंड सर्कल में आए, तो जो मेरे 2 फ्रेंड थे, पर उन लोगों ने भी मुझे धोखा दे दिया और फिर से मैं घमंडी बन गई। पर मैं दिल से बुरी नहीं हूँ। लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर मैं लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती? कियान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कियान से प्यार करती थी। मैं उससे प्रपोज करने वाली थी, पर उसने मुझे छोड़कर जानवी को पसंद किया। मुझे जानवी से जलन होती है। कियान मेरा पहला प्यार था, लेकिन गुरूर की बातें उसके गले में ही अटक कर रह गई और वो रोते रोते हुए ही चुप हो गए और टुकुर टुकुर विद्युत को देखने लगे। इधर दूसरी तरफ वैदेही के रूम में ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी और ड्रिंक करने लगी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन पर शोर हो रहे नाम को देख उसके भाव बदल गए। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा ना, क्योंकि अब आखिरी तुम ही मेरी उम्मीद बची हो। और अगर कल मीडिया वालों ने आज की न्यूज़ को दुनिया वालों के सामने लाया तो माइसोर बहुत जल्द हमारे नाम होगा। ये सुनकर वैदेही ने मुस्कुराते हुए घमंड के साथ कहा, वैदेही अगर कोई चीज ठान लेती है तो वो उसे करके ही रहती है और मैंने सोचा है कि माइसोर हमारा होकर रहेगा तो बहुत जल्द होगा और कल की सुबह हम सभी के लिए बहुत अच्छा पैगाम लेगी, क्योंकि कल वो गुरूर हमेशा हमेशा के लिए विद्युत की जिंदगी से भाग जाएगी। ये कहते हुए वैदेही एक बार फिर से हंसने लगी और उसकी हंसी उस पूरे रूम में गूंजने लगी। जिसके कुछ देर बाद कॉल कट हुआ और फिर वैदेही ने कहा, मैं तो कल का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। कल मुझे जल्द से जल्द उस गुरूर के गालों को देखना है, जिस पर विद्युत के थप्पड़ के निशान होंगे, और उसके बॉडी को देखना है, जिस पर विद्युत के बेल्ट के निशान होंगे, क्योंकि विद्युत जिस तरह गुस्से में उसे लेकर गया है, जरूर इस वक्त गुरूर की चीखें निकल रही होगी और काश उन चीखों को सुन पाती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। अगली सुबह आखिर क्या है वैदेही का प्लान? क्या विद्युत जान पाएगा उसका मकसद? और क्या होगा कल सुबह गुरूर का हाल? कमेंट में बताना। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।